हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नॉलेज आइलैंड में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और आज के वीडियो से शुरू होता है हमारा क्लास 10 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सीरीज। यानी कि बच्चों, हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसके एक एक टॉपिक को हम लोग ऐसे ही सेपरेट वीडियोज में यानी सेपरेट लेक्चर्स में अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप हमारे सारे लेक्चर को अटेंड करते हैं, इस पूरे चैप्टर के एक एक लेक्चर को अटेंड करते हैं, तो आपको इस पूरे चैप्टर के किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो बच्चों, आज का टाइम अब ज़्यादा नहीं बर्बाद करते हैं और सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। बच्चों, हम लोग अपने डेली के लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए देखते हैं। कुछ चीज़ें तो यूं सेकंड्स में बदल जाती हैं, तो कुछ चीज़ों को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। हालांकि इस केस में हम इंसान भी काफ़ी पीछे नहीं हैं। हम इंसानों में भी काफ़ी ऐसे इंसान को देखते हैं कि बस यूं बदल जाते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पर इंसान की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर सब्सटेंसेस की बात करेंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम लोग सुबह देखते हैं कोई और चीज़ होता है, शाम में वो बदल के कुछ नया ही चीज़ बन गया होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं तो आप इसको बेटर समझ पाएंगे। जैसे कि सुबह सुबह मम्मी खाना बनाती है और वो खाना यदि सुबह ख़त्म नहीं हुआ और उसे फ्रिज में रखना भूल गई, तो शाम तक वो फूड कंप्लीटली ख़राब हो गया होता है। उस फूड से एक गंदा सा स्मेल आ रहा होता है और वो बिल्कुल खाने के लायक नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा ना कि जो सुबह का खाना था, उस खाने की कंपैरिजन अगर शाम के खाने से की जाए तो कंप्लीटली वो बिल्कुल बदला हुआ होता है। सुबह के खाने की प्रॉपर्टी और शाम के खाने की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी डिफरेंसेस मिलेंगे। यानी कि शाम के खाने को हम लोग खा नहीं सकते हैं, कुछ इस फॉर्म में वो आ गया होता है। अगर और एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं तो मिल्क जब कर्ड बन जाता है तो फिर से देखिए वो चेंज हो गया। मिल्क के प्रॉपर्टी और कर्ड के प्रॉपर्टी को अगर आप मैच करने की कोशिश करें तो कर्ड में आपको मिल्क की कोई प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी, तो पूरी तरह से उसमें बदलाव आ गया। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जिसमें बदलाव थोड़े लंबे समय में होता है। जैसे कि हम लोग आयरन रॉड को अगर खुले जगह पे रख देते हैं जहां उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, प्रॉपर मॉइस्चर मिले, तो उस आयरन रॉड में कुछ समय के बाद रस्ट आ जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। तो जो आयरन रॉड हमने बाहर छोड़ा था, अब उस आयरन रॉड में जब जंग लग गया होता है तो कहेंगे कि उसमें वो मजबूती नहीं होती है, वो स्ट्रेंथ नहीं होता है जो आयरन रॉड मैंने पहले बाहर छोड़ा था। यानी कि वो आयरन रॉड भी कंप्लीटली चेंज हो गया। तो बच्चे, इस तरह से हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को चेंज होते हुए देखते हैं। ये जो चेंज होने का प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो नया सब्सटेंस बनता है, उस नए सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जब पुराने सब्सटेंस से कंप्लीटली अलग देखने को मिलता है ना, तो ये चेंज को हम लोग कह रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन। इसे ही हम लोग रिएक्शन कह रहे होते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग रिएक्शन कह रहे होते हैं। जैसे दूध से दही बन गया तो कहीं ना कहीं उस दूध में कोई तो केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से हमें एक नया सब्सटेंस मिल गया दही, हमें एक नया सब्सटेंस कर्ड मिला। अगर वहां पर एक रिएक्शन नहीं हुए होता तो शायद हमें कर्ड मिलता ही नहीं। तो ये चीजें जब बदल के एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा होता है और उस नए सब्सटेंस में जब एकदम से नए प्रॉपर्टीज मिलते हैं, तो ये प्रोसेस को ही हम लोग कह रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन। अब ये जरूरी नहीं कि एक चीज बदल के एक ही चीज बनाए, हो सकता है उस चीज में गैस इवॉल्व हो सकता है उस चीज में कोई एक से अधिक सब्सटेंस भी बन गया हो। तो इस तरह से हो सकता है कि एक सब्सटेंस चेंज होके एक से अधिक सब्सटेंस भी बन सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये आखिर चेंज होते कैसे हैं, इन सब के बारे में हम लोग आगे और अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये चीजें जो चेंज हो रही होती हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो हमें चेंजेस देखने को मिलता है, ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोग 4 केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को आज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सब्सटेंस चेंज होके अपना फॉर्म बदल लेते हैं, यानी कि अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं। तो यदि मैं एग्जांपल लूं कि कुछ चीजें सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, और कुछ समय के बाद किसी कारण से वो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या कहेंगे कि वो सॉलिड सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो आए ना। और चेंज आया तो किस चीज में आया चेंज, उसके स्टेट में चेंज आया, यानी कि उसके फॉर्म में बदलाव आया। तो बच्चे, हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कि ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन की वजह से ही कहीं ना कहीं उसके स्टेट में चेंजेस आया, उसके फॉर्म में चेंजेस आया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखते हैं कि कलर चेंज होता हुआ चीज,
बहुत सारे सब्सटेंसेस के कलर चेंज हो जाते हैं, कुछ समय में उसके कलर कंप्लीटली बदल के अलग से हो जाते हैं। हो सकता है कोई सब्सटेंस पहले रेड हो या पिंक हो और कुछ समय के बाद उसमें अलग कलर आ जाता है, हो सकता है ब्लैक आ जाए, व्हाइट आ जाए। तो ये भी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो बहुत सारे सब्सटेंसेस जब एक नए सब्सटेंस का फॉर्म कर रहे होते हैं तो उस नए सब्सटेंस से गैस इवॉल्व हो रहा होता है, उस नए सब्सटेंस से गैस निकल रहे होते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस ये हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है। और चौथे कैरेक्टरिस्टिक को थोड़े से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें मैं दो बात बोलूंगा। पहला बात, जब कोई सब्सटेंस बदल के कोई नया सब्सटेंस बनता है तो यहां पर दो केस। पहला केस हो सकता है ये जब बदल रहा हो तभी ये हीट का रिक्वायरमेंट हो इसे, यानी कि ये तो ही चेंज होगा जब इसे हीट मिलेगा। या हो सकता है कि यहां से ये सब्सटेंस जब बन जाए तो यहां से हीट रिलीज हो, यानी कि इस सब्सटेंस से हीट बाहर निकल रहा हो। अब ये दो केस कब कब होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं। जब कभी कोई भी चीज़ को हमें जलाना होता है, यानी कि कंबशन प्रोसेस करना होता है, तो वो चीज़ अपने आप तो नहीं जल रहा होता है। हालांकि ये एक ऐसा रिएक्शन है, कंबशन एक ऐसा रिएक्शन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और कुछ नहीं होता है। जिसको हम लोग जलना कहते हैं ना, ये जलना, एक्चुअली जलना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कुछ भी नहीं होता है। बट कुछ कुछ सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ यूं रिएक्ट कर जाते हैं आसानी से, और कुछ कुछ सब्सटेंस को हम लोग को हीट देना पड़ता है। तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर यही देखते हैं कि किसी सब्सटेंस में जब तक हीट नहीं देते हैं, जब तक उसमें गर्मी नहीं देते हैं, जब तक उसको माचिस नहीं मारते हैं, तब तक ये प्रोसेस हमें होता दिखता नहीं है ना। लेकिन बच्चे, बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिसको आपको हीट देने की जरूरत नहीं है। वो सब्सटेंस जैसे आप बाहर लाओ उसमें तुरंत से आग पकड़ लेता है। आपने सुना होगा पोटेशियम और सोडियम के बारे में, जैसे ही आप उसे बाहर लाओगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाओगे, उसमें तुरंत आग पकड़ लेगा अपने आप। उसको आपको जलाने के लिए माचिस मारने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे आसपास है, उसको कंबशन करवाने के लिए, उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हमें हीट देना पड़ता है ना बच्चे। तो वही प्रोसेस देखिए, कंबशन जब हमें करवाना है तो हमें क्या देना पड़ता है, पहले उस सब्सटेंस में हीट देना पड़ता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये जब तक हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो रिएक्शन होगा नहीं। और दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं इवोल्यूशन ऑफ हीट का। तो बच्चे, आप लोग अक्सर घरों में देखे होंगे कि जब कभी हमारे कुछ घरों में चूने की पुताई हो रही होती है, यानी कि चूने से जब अपने दीवारों को पुताई कर रहे होते हैं, तो वो चूना को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी में डालते ही वो अपने आप वो खौलने लग जाता है। वो पानी अपने आप खौलने लग जाता है और वो पूरा बकेट गर्म हो जाता है। वो खौलने क्यों लग गया भाई? वहां से हीट रिलीज होने लग जाता है अपने आप। वहां पे हम लोग कोई हीट नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही उस चूने को आप पानी में डालते हो कि अपने आप वहां से हीट रिलीज होने लग जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ कि हीट रिलीज हो रहा होता है, हुआ ना बच्चे। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा बच्चे? पहला कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा चेंज ऑफ स्टेट, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा चेंज ऑफ कलर, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ये रहे 4 कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, या कहेंगे केमिकल रिएक्शन में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चे, अब हम लोग कुछ ऐसे रिएक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में तो नहीं देखते हैं, लेकिन लेबोरेटरीज में इसे चेंज होते हुए देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक के एक्टिविटीज भी हैं जिसे मैं अभी बताने वाला हूं। तो हम लोग 3 ऐसे रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जो लेबोरेटरीज में परफॉर्म किए जाते हैं। तो मेरे तरफ से ये आपको चेतावनी है कि कभी भी आप इन एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरीज में करें तो पूरी सावधानी के साथ करें, और इसे घर पे करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो 3 रिएक्शन आखिर क्या क्या है, जिसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे होंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन होगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। अब ये एक्चुअली क्या होता है आप समझिएगा।
मैग्नीशियम रिबन को हम लोग सबसे पहले लेते हैं। मैग्नीशियम एक रिबन के फॉर्म में भी आता है, तो वो रिबन को जैसे ही आप लेते हो 2-3 सेंटीमीटर का आप ले लो उस रिबन को अच्छे से साफ कर लो और फिर आप उसे जलाने की कोशिश करो। जब बच्चे मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे, जैसे आप इसमें हीट देने शुरू करते हो तो धीरे धीरे ये जलने शुरू होगा। जैसे ही ये जलने शुरू हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये रिएक्शन स्टार्ट, कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना। इसी को तो हम लोग कंबशन कह रहे होते हैं। कोई भी सब्सटेंस जैसे ही जलने लग गया इसका मतलब कंबशन शुरू, उसका मतलब वो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने शुरू हो गया। तो बच्चे ये जो जल रहा होता है ना, तो ये किस तरह से जल रहा होता है, वो पूरी तरह से डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जल रहा होता है, यानी कि यहाँ पे ये एकदम से जलने लग जाता है। और जब जल रहा होता है तो जलने के बाद ये रिबन धीरे धीरे ये जो पार्ट जला हुआ पार्ट रहता है ना, वो वाइट कलर के ऐश बन के गिरने लग जाता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं राख बन जाता है ये। और राख किस कलर का हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। ये वाइट राख को हम लोग कह रहे होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO। ये राख क्या बन गया होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले ये क्या था, मैग्नीशियम। जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एक नया सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहां पर कहेंगे ना केमिकल रिएक्शन हुआ तो ही ये सब्सटेंस फॉर्म हुआ। और बच्चे यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक को ये भी समझ लीजिए, मैग्नीशियम का कलर पहले थोड़ा सा पिंक कलर का होता है, मैग्नीशियम रिबन थोड़ा पिंक कलर का होता है, लेकिन जैसे ही वो जला तो आपको कैसा कलर का ऐश मिल गया, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें मिला वो कैसा कलर का मिला, व्हाइट कलर का मिला। तो बच्चे यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक हमें को देखने को मिला कि कलर चेंज हो रहा होता है, साथ ही साथ इसके प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट बदल गए होते हैं। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है ये बेसिक फॉर्म में मिलता है, ये बेस होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, बेस होता है। इसके सामने आप यदि रेड लिटमस पेपर को आप ले जाओगे तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, बट कंडीशन ये है वो लिटमस पेपर थोड़ा सा गीला होना चाहिए, उसे आप पानी में पहले थोड़ा भिगा लेना होगा, क्योंकि ये कंप्लीट ड्राई चीज़ होता है तो ये आपके लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर सकता है यदि वो भी ड्राई रहा तो लिटमस पेपर को पहले आप भिगाइए और उसको अगर इसके पास ले जाइएगा, इसमें टच कराइएगा तो वो लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो कहीं ना कहीं वो ब्लू होने के कारण क्या है, ये सब्सटेंस आपके बेसिक फॉर्म में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए ये मेटेलिक फॉर्म में था लेकिन ये बदल के बेसिक फॉर्म में आ गया, तो ये भी चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है हमें। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग को इस तरह के चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका पहला एक्टिविटी। अब हम लोग चलते हैं दूसरी एक्टिविटी में। तो दूसरा एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी भी रिएक्शन से गैस रिलीज हो रहा होता है। अब गैस रिलीजिंग के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूं। अब ये दूसरा एक्टिविटी होगा जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिए। इस कॉनिकल फ्लास्क में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को डाल देते हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को डाल देते हैं, जिसे हम लोग जिंक ग्रैन्यूल्स कहते हैं। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को हमने इस कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। अब इसमें हम लोग एसिड डालते हैं। वो एसिड हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो, आप किसी को भी डाल सकते हो, दोनों में से आप किसी को भी डाल सकते हो। तो यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें डालते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर धीरे धीरे ये जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास में ना थोड़े थोड़े बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। ये जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास में बबल्स आने का मतलब यहाँ से गैस रिलीज होने शुरू हो जाता है, और वो गैस रिलीज होता है बच्चे हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होने शुरू हो जाएगा यहाँ से। जैसे ही जिंक ग्रैन्यूल्स में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होने शुरू हो जाता है। तो यहाँ रिएक्शन कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ रिएक्शन देखने को मिलेगा जब जिंक को आप H2SO4 के साथ मिलाते हो तो आपको मिल जाता है ZnSO4 प्लस H2। ये चीज़ आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता हुआ दिख रहा है ना, ये सब्सटेंस भी कंप्लीटली बदल गया, एक नया सब्सटेंस बन गया, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होने शुरू हो गया।
अब ये रिएक्शंस बैलेंस कैसे होते हैं, जो अभी पिछला रिएक्शन लिखा मैंने उसमें बैलेंस करके नहीं दिखाया था, ये आखिर बैलेंस कैसे होते हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अच्छे से बैलेंसिंग में। अभी फिलहाल आप ये जानिए कि चीज़ें चेंज कैसे हो रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने पिछले ही एग्जाम्पल में मैंने बताया कि वो बेसिक फॉर्म में होता है, हम लोग रेड लिटमस पेपर को वहाँ लाते हैं, ब्लू हो जाता है। तो ये सब चीज़ आप बहुत जल्द समझ जाएंगे, मैं बहुत जल्द इन सब की वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाऊंगा, फिर आप और बेटर समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल में आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो ये था अपना सेकेंड एक्टिविटी एनसीईआरटी का। थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि कोई सब्सटेंस का फॉर्म कैसे बदल रहा होता है, यानी कि अगर वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो वो सॉलिड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए मैं फिर से एग्जाम्पल लेता हूं। तो वो एग्जाम्पल में क्या होगा, हम लोग सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सॉल्यूशन डालते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए, इस टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन डालें और इस टेस्ट ट्यूब में दूसरा सॉल्यूशन डालें। इस टेस्ट ट्यूब में जो हम लोग सॉल्यूशन डाले हैं वो डाले हैं लीड नाइट्रेट, और इस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन डाले हैं वो डाले हैं पोटेशियम आयोडाइड। तो दोनों ही में अलग अलग हम लोगों ने सॉल्यूशन डाला जो कि एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा और ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन को डाले। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिला देते हैं, इन दोनों को एक अलग टेस्ट ट्यूब में मिला देते हैं। तो बच्चे जैसे ही हम लोग इस टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं इन दोनों ही सॉल्यूशन को, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है येलो प्रेसिपिटेट, यानी कि येलो कलर के प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलता है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। ये कलर कैसा होगा, इसका येलो होगा और वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा। ये लिक्विड तो है ही, यहाँ पर सॉल्यूशन तो है ही, सॉल्यूशन के साथ साथ हमें येलो कलर के, माफ कीजिएगा, यहाँ पर येलो कलर के आपको सॉलिड फॉर्म में कुछ प्रेसिपिटेट यानी कि बचे हुए सब्सटेंस भी दिखाई पड़ेंगे इस लिक्विड के साथ साथ। तो बच्चे कहीं ना कहीं आपको यहाँ क्या देखने को मिला कि ये लिक्विड कन्वर्ट हुआ सॉलिड फॉर्म में, देखने को मिला ना। ये चीज़ें तो बदल ही गई, साथ ही साथ आपको लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज होता हुआ दिखा। और यहाँ जो ये सॉलिड फॉर्म में आपको चीज़ मिलेगा ये कहलाता है लेड आयोडाइड। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये तीसरे रिएक्शन में। अब इसका रिएक्शन क्या होगा ये हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले था लेड नाइट्रेट PbNO3 प्लस क्या था पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड हो गया Ki, और ये दोनों जैसे ही मिलता है तो हमें मिल जाता है PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड। ठीक है बच्चे, तो ये रिएक्शन हम लोग को देखने मिलता है। और इस रिएक्शन में हमें मिलता है जब लिक्विड्स को मिला रहे होते हैं तो हमें लिक्विड के साथ साथ कुछ सॉलिड भी मिल रहे होते हैं और कलर भी चेंज होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 3 एक्टिविटीज़ और 3 ऐसे रिएक्शंस जिसमें हम लोग को पता चलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो केमिकल रिएक्शन के होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग अगले के वीडियो में देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसे बैलेंस कैसे करते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट के टॉपिक को लेकर। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।